हाय हेलो हाय हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने इसमें एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने बहुत बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल मैटर की 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से उसकी डिस्टेंस होती है, उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि बहुत बेसिक टर्म था। और जैसा कि मैंने बताया था वो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी नहीं आते और उसके बेसिस पे इतना कुछ नहीं होता। वो बस एक नॉर्मल जस्ट एक छोटा सा नॉलेज था कि जो मैंने दिया। लेकिन अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर तो स्टार्ट कब का हो गया, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से हमारा जो असली चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो मैंने जैसा कि बताया मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उस पे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते। हाँ, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड कैसे होता है, क्या उसकी शेप होती है, कैसे उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले यही से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो अभी हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कुछ साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए केमिकल कॉम्बिनेशन पे और वहीं पे उन्होंने लॉ दे दिए, यानी नियम दे दिए। लॉ से क्या समझ आता है? नियम। किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन का। यानी जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली अटैच होते हैं, केमिकली आपस में जुड़ते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वहां पे एक केमिकल फोर्स एग्जिस्ट करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो जैसे सी क्या है, कार्बनिक एलिमेंट है और ये यहाँ पे O2 एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके हमें दे रहे हैं CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हम देते हैं प्लांट्स को, हम देते हैं नेचर को, तो मतलब हमारी बॉडी से निकलती है। तो कार्बन प्लस CO2 इजिकल CO2, ये कार्बन ने और ऑक्सीजन ने आपस में मिलके एक तरीके का कंपाउंड बनाया। और ये कंपाउंड बना कैसे? केमिकल केमिकल फॉर्मूला आपस में कंबाइन हो, तो केमिकल कॉम्बिनेशन से तो बना है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा एक लॉ आया, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम तो अभी पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से क्या समझ आता है कि आपने छोटी क्लासेस से मास कंजर्वेशन पढ़ा है, छोटी क्लासेस से, और मतलब 11th में भी आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा एनर्जी कंजर्वेशन की। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं, तो ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकती हूँ ना डिस्ट्रॉय, यानी ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकती, ना ही मैं उसको खत्म कर सकती, डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकती। मैं उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती हूँ। मैं किसी पे अगर फोर्स लगा रही हूँ, अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, तो वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगी। वही कुछ इस तरीके से हमारा मास होता है कि मास को ना तो हम, चाहे आप फिजिकली कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करोगे, चाहे फिजिकली करो केमिकली करो, कोई भी चेंज आएगा, ना तो हम उस मास को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। चलो देखो कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जब हम कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो उसमें केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। अब ये लाइन है तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि केमिकल चेंज फिजिकल चेंज कैसे होता है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारा वाटर होता है ना, H2O, ये क्या करता है? ये आग बुझाने का काम करता है। जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई, तो हम जब पानी गिराते हैं तो वो आग बुझ जाती है, ये बात अब सब लोग जानते हो। लेकिन ये H2 बना किससे? ये H2 बना है, H2O बना है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्या आप अकेले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जानते हो? जब हाइड्रोजन अकेला होता है ना, अकेला हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला नहीं है, उसने पानी नहीं बनाया, अकेला हाइड्रोजन है, तो ये आग लगाने का काम करता है, ये आग को बढ़ाने का काम करता है। अगर मैं सिर्फ अकेला ऑक्सीजन की बात करूं, ये भी आग को स्प्रेड फैलाने का काम करता है, ये आग बुझाता नहीं है। लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, अब देखो ऑक्सीजन गैस है, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हम ऑक्सीजन गैस को ही एक्सहेल करके, एक्सहेल नहीं इनहेल करके, यानी सांस अंदर लेके हम जिंदा है। सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के थ्रू जिंदा है, या जानते हैं सारी बातें। तो ऑक्सीजन से जब कोई गैस, कोई आग रिएक्ट करते हैं, तभी आग क्या होती है? फैल जाती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग क्या होती है? फैल जाती है। तो ऑक्सीजन भी आग को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी अलग है, लेकिन जब दोनों साथ में मिल गए, कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो मतलब ये कि जब आप कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज देखते हो, तो वहां पे मास का कोई भी मतलब
देयर इज नो नेट चेंज, यानी मास में कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो मास इक्वल रहेगा। अब अच्छे केमिस्ट्री के ना कुछ एक दो टर्म है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हालांकि 9th 10th में भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन अगर नहीं याद कि व्हाट इज रिएक्टेंट व्हाट इज प्रोडक्ट, तो आप ऐसे याद रखो कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके, दोनों आपस में कंबाइन होके, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। तो हमारे लिए प्रोडक्ट, हमारा उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा प्रोडक्ट ये हो गया। अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, व्हाट इज रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हो गया हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट, और ये हो गया CO2 हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बात ये है कि जितना मास कार्बन का होगा और ऑक्सीजन का होगा, उतना ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। जितना मास मैंने कार्बन का लिया है और जितना मैंने ऑक्सीजन का लिया है, इन दोनों का सम इक्वल होगा हमारे प्रोडक्ट की मास के। नहीं समझ रहे, चलो देखते हैं। मान लो मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया है, मान लो ऐसा मानो मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया है और मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, मैंने 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। और जब मेरे को CO2, जब मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्टेंट है, ये वाला इधर CO2 हमारा प्रोडक्ट है, जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे को 42 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि कार्बन कितना था 12, ऑक्सीजन कितना था 32, दोनों ने मिलकर कितना बनाया 44, तो मेरे को मेरा प्रोडक्ट कितना मिलेगा 44 ही मिलेगा। मेरे को 54 नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने 54 लिया ही नहीं है। जब मैंने टोटल रिएक्टेंट ही 44 ग्राम लिया, तब खुद सोचो मेरे को एक्स्ट्रा कैसे मिल सकता है, मेरे को कोई चीज एक्स्ट्रा मिल कैसे सकती है। अगर मैं 44 ले रही हूँ तो मेरे को 30 कैसे मिलेगा, फिर वो बचा हुआ 14 ग्राम किधर गया, उड़ गया, नेचर खा गया उसको, हम खा गए, ऐसा नहीं होता, वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा। तो ना तो मतलब इसमें टोटल ये कि अब इस रिएक्शन में फिजिकल और केमिकल चेंज हुए। अकेले कार्बन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, अकेले ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइंड हो गए तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। और मास का देखो कोई चेंज नहीं हुआ, ये होता है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अच्छा, ये दिया किसने है, लॉ गिवन बाय एंटनी लोविशियर। अब ये जिन तीन चार जिस इन लॉ के बारे में पढ़ेंगे ना, इन लॉ के जो जो साइंटिस्ट ने लॉ दिया है उसका आपको नाम 100% याद होना चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया है। अगर कोई बच्चा नीट जे की बड़ी लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचते हैं साइंटिस्ट का नाम कौन नहीं पूछता है, बट इसमें पूछ लिया जाता है। अगर आपको पूरा याद नहीं रखना एंटनी लॉविशियर, तो सिर्फ लॉविशियर रखो, बट याद रखो। उसके बाद हमारा एक दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट। इसका भी नाम याद रखोगे, जोसेफ प्राउस्ट पूरा याद नहीं रहता तो सिर्फ प्राउस्ट रख लो, सिर्फ प्राउस्ट। प्राउस्ट प्राउड, हम बोलते हैं ना प्राउड, हमें इस चीज पे प्राउड हो रहा है, वैसे ऐसे याद रखोगे जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो इतना ज्यादा अच्छा लो कि हम इस पे प्राउड हो रहा है, तो वो दिया किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने। अपनी ट्रिक कुछ भी बना लो। तो ये देखो लो, ये कहता है कि पहले तो आप इस लो का, इस लो में है ना नामी काम है। नामी काम कैसे कि डेफिनेट, हम ये वर्ड है ना यूजुअली यूज करते हैं, डेफिनेट, डेफिनेटली, डेफिनेट, डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेटली कोई भी बात के लिए यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है। और प्रोपोर्शन, आप रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल्स, ये सब आपके इसमें पढ़ के आए, मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ के आए छोटे क्लासेस से। इसका मतलब है कि जो हम कोई भी अमाउंट लेंगे, अब अमाउंट हम बात किसकी करें, केमिकल रिएक्शन की करें, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम कोई भी रिएक्टेंट लेंगे और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। चलो देखते हैं क्या कहता है। इसमें ये होगा कि पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जो पानी पीते हो, आप जो अपने घर में पानी पीते हो, आप जो नहाने में पानी यूज करते हो, आप एवरीथिंग, जितनी भी एक्टिविटी अपने घर में करते हो पानी की, उस पानी का फॉर्मूला क्या होता है, उस पानी का फॉर्मूला होता है H2O। उस पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2। रेशियो का सिंबल जानते हो क्या होता है, रेशियो का मैथ्स में सिंबल होता है ये। और ऑक्सीजन कितना है, H2O तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 1 है, तो हम 2:1 कर देंगे। इसका मतलब ये है, जोसेफ प्राउस्ट ने ये कहा था कि आप पानी को चाहे लेब से उठा लो, जो लेब में पानी होता है, चाहे आप पानी को लेब से उठा लो, चाहे आप अपने घर का पीने वाला पानी उठा लो, चाहे बिस्लरी वाला उठा लो, चाहे आरओ वाला, जो घर में फिल्टर मशीन होती है ना, चाहे आरओ वाला उठा लो, और मतलब कोई सा भी उठा लो, गंदे नाली का पानी उठा लो, समुद्र का पानी उठा लो, झील का पानी उठा लो, कुएं का पानी उठा लो, कहीं से भी पानी को ले आओ, लेकिन पानी का फॉर्मूला ऑलवेज 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 H2O ही रहने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है, हम जानते हैं इस बात को। तो अब जो CO2 गैस है, अब CO2 का फॉर्मूला है, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसका एक डेफिनेट रेशियो बनेगा 1:2। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप कहीं से भी ले आओ, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी स्टेट से ले लो, किसी भी जिले से ले लो, किसी भी सिटी से ले लो, कहीं से ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे नहीं होगा CO4 C2O5, ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। CO4 एक अलग होगा, C2O5 अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसको हम समझते हैं, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती क्या है, तो उसका फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा। तो जोसेफ प्राउस्ट ने कहा कि आप जो एक कंपाउंड बनाते हो, जो एलिमेंट मॉलिक्यूल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ता है, हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ता है। मैम फिक्स रेशियो में कैसे? फिक्स रेशियो में आप खुद देख लो, H2 हमारे पास 2 है, H2 हमारे पास 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका एक फिक्स रेशियो है H2O 2:1। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका भी एक फिक्स रेशियो है 1:2, चाहे आप कहीं से भी उठा लो। इसका मतलब ये नहीं कि पानी का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, पानी कहीं पे H3 हो जाएगा, कहीं पे HO5 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में रहता है। केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट, समझ आया? और इसके वेट के बेसिस पे रहता है, किसके बेसिस पे रहता है? इसके वेट के बेसिस पे। ठीक है, इतना हमारे लिए इनफ है समझना, ज्यादा हमें इसमें डेप्थ में नहीं जाना होता। अब अगर हम बात करें तीसरे लो की, गैल्यूसेक लो, ये लो है ना, इसमें जिन साइंटिस्ट ने ये लो दिया उनका नाम था गैल्यूसेक। तो जिन्होंने ये लो दिया उनका नाम ही गैल्यूसेक था और उनके लो का नाम ही गैल्यूसेक हो गया। ठीक है, तो गैल्यूसेक ने गैसेस के बारे में दिया था, गैल्यूसेक ने लो किसके बारे में दिया था, यहाँ पे लिख दी तो गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में दिया था। क्या कहा था इन्होंने? देखो पहली बात मैं एक समझाना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी गैस का प्रेशर भी बढ़ता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी गैस का प्रेशर भी बढ़ता है। अब ये ना बहुत ही थ्योरेटिकल बात है, बात आई नो, बच्चे ने सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, चिड़चिड़ आती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, डिफरेंट ये वो, मतलब बहुत ज्यादा अजीब ऐसा होता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम ये साइंटिस्ट समझाना क्या चाह रहे हैं नहीं समझ आता। मतलब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि मान लो कि आपने है ना, मैं एक बहुत ही डेयरिंग ड्राइंग बनाने वाली हूँ, मैंने है ना मान लो ये हमारा चूल्हा, इस पे हमने नीचे गैस चालू कर दिया, हमने क्या कर दिया, गैस चालू कर दिया, और मैं नीचे से हीट दिए जा रही हूँ। हीट का मतलब ये कि हमने गैस सिलेंडर चालू कर दिया है, ठीक है ना, और नीचे से हमने मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, उष्मा दिए जा रहे हैं, और ये हमारा गैस सिलेंडर, और इस पे मैंने रखा है कुकर, इस पे मैंने रखा है, ये हमारा हो गया कुकर, और कुकर पे मैंने लगा दिया ढक्कन, और कुकर में मान लो दाल है और मेरे को ये दाल पकानी है। हाँ, पहली बात तो ये कि हम कुकर के अंदर खाना क्यों बनाते हैं, कुकर के अंदर हम खाना इसलिए बनाते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। किसी को पता होगा, नहीं पता तो आज समझ लो, कुकर के अंदर हम खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी पक जाए। क्यों? कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर जल्दी नहीं पकता है, जबकि कुकर के अंदर पक जाता है। इसका क्या रीजन है, ये देखो, हमने नीचे से हम इसको हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, और कुकर के अंदर मैंने पानी डाल दिया, दाल डाल दी, और उसको ऊपर मैंने ढक्कन लगाया, मैंने ढक्कन लगाया। जब ढक्कन नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल कढ़ाई और वो वाला पतीले वाला प्रोसेस होगा, लेकिन ढक्कन लगा दिया। आपको क्या किचन वाला प्रोसेस समझा रही है, किचन वाले प्रोसेस से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ऊपर मैंने क्या किया, ढक्कन लगा दिया। तो अब जो इसके अंदर की जो गैस बनेगी ना, जो इसके अंदर की गैस बनेगी, जो धुआं बनेगा, धुआं तो मतलब वाष्प, वेपर जो बनेगी ना, वेपर हर चीज की होती है, पानी की, खाने की, गर्म चीज की, हर चीज की वेपर होती है, ठीक है ना। तो ठंडे पानी की नहीं होती वैसे, गर्म की बात चल रही है। तो यहाँ पे हमने ढक्कन लगा दिया, तो जो गैस होगी ना वो बाहर नहीं जा पाएगी, गैस बाहर नहीं जा पाएगी तो अंदर के कुकर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कब? जब मैं नीचे से इसको कंटिन्यू टेम्परेचर हीट दिए जा रही हूँ। अगर मैंने मान लो सिलेंडर बंद कर दिया, गैस सिलेंडर ऑफ कर रखा, तो वो तो कुछ प्रेशर वगैरह बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं टेम्परेचर ही नहीं दे रही। तो जब मैं इसको कंटिन्यू हीट किए जा रहे हो तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये सिट्टी सिट्टी भी लगती है ना कुकर के अंदर, तो ये सिट्टी के थ्रू इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो इस सिट्टी के थ्रू ये अपना प्रेशर कम करता है, सिट्टी के थ्रू क्या करता है, अपना प्रेशर निकालता है, बाहर निकालता है। कभी कभी आपने सुना कि कुकर फट गया, कुकर फट जाता है, ज्यादा सीटी मत लगाओ कुकर फट जाएगा, कभी आपने सुना होगा अपने घर में, तो कभी सोचा है क्यों फट जाता है? उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर का प्रेशर
टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कुकर सहन नहीं कर पाता, असहनीय हो जाता है बेचारा कुकर। और इसके वजह से कुकर क्या हो जाता है, फट जाता है। अगर हम 4-5 से ज़्यादा सीटी लगाए, 4-5 तो फिर भी नॉर्मल है, अगर हम 10 से भी ज़्यादा सीटी लगवाएंगे ना, ऑफ कोर्स फट जाएगा। आपने कभी सुना होगा कि गर्मियों में ना जो एकदम रोड देखो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 45 पे चला जाएगा, 50 पे चला जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है, सड़कें बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सड़कें गर्म होने की वजह से जो टायर होता है ना, उसके अंदर प्रेशर भरा जाता है। टायर होता है ना, उसके अंदर प्रेशर भरा जाता है। कभी आप सुना सुना कि आप देखा भी होगा, करते भी होंगे आप, कि टायर की हवा निकल गई तो हम उसको पंप से हवा भरते हैं। तो टायर के अंदर ऑफ कोर्स बात हवा भरी होती है, हवा भरी है तो हवा के लिए प्रेशर यूज होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, सुनते रहना, सड़क गर्म है तो सड़क का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, सड़क का टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो टायर है ना, टायर के अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अच्छे से लग रहा है तो टायर के अंदर का, जैसे कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है वैसे टायर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और कभी कभार इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि टायर तो फट गया, ऐसा होता है। अब हमने बहुत बेसिक बातें कर ली, अब हम पढ़ेंगे गैल्यू सेक्लो ने एक्चुअली में बोला क्या था। गैल्यू सेक्लो ने कहा था 8 सेम टेम्परेचर प्रेशर। जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं, मान लो मैंने दो गैसेस लिए, मान लो मैंने दो गैसेस लिए, मान लो मैंने दो कंटेनर लिए हैं, इसमें है हाइड्रोजन गैस और इसमें ऑक्सीजन गैस, और इसका मैंने टेम्परेचर बराबर रख दिया। टेम्परेचर बराबर का मतलब है कि मान लो इसका अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस रख रही हूँ तो इसका भी मैं 25 डिग्री सेल्सियस, कोई जरूरी नहीं है 25 रखूँ, कितना मेरे को बस सेम रखना है। जब टेम्परेचर सेम होगा तो ऑफकोर्स बात है प्रेशर भी सेम हो जाएगा, और आपको रखना भी सेम, आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का मान लो इन दोनों का टेम्परेचर तो 25 आपने बराबर ले लिया, अच्छे से लिख देती हूँ, टेम्परेचर बराबर ले लिया, लेकिन इस हाइड्रोजन वाले पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हुए पंप लगा के, या इस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करना। इसमें लिखा कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंबाइन। जब ये गैसेस कंबाइन होगी और प्रोड्यूस्ड इन सिंपल रेशियोज ऑफ वॉल्यूम, तो जब सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जब ये गैसेस आपस में कंबाइन होगी, आपस में जुड़ेगी, प्रोड्यूस करेगी, आपस में मिलकर प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, सिंपल रेशियो मिलेगा, हमें एक सेम वॉल्यूम मिलेगा और सिंपल रेशियो मिलेगा गैसेस का, कैपेबल फॉर गैसेस रिएक्शन। नहीं समझ आना, चलो आप ये रिएक्शंस देखो। रिएक्शन से क्या समझ आ रहा है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे लिया क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस, और फिर हमें HCl दोनों मिलके हमें क्या बना देंगे, HCl गैस बना देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2। पहले तो ना आप कोई भी केमिकल रिएक्शन हो ना, उसको हमेशा बैलेंस कर लेना, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना, वो आपकी हमेशा गलत होगी, ये ट्रू है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो, यहाँ पे क्लोरीन दो, यहाँ पे भी क्लोरीन दो, तो ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन का रेशियो देखोगे तो हाइड्रोजन है, कब आपको अरे हाइड्रोजन दो, एक कैसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो, बेटा स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है कि कितने रेशियो से आपस में कंबाइन हुए हैं। तो हाइड्रोजन का रेशियो है 1, 1 रेशियो, यहाँ पे भी 1 रेशियो, यहाँ पे 2, तो 1:1:2। अब इसका मतलब समझ आ रहा है, इसमें गेलुशेक ने ये किया कि जब आप किसी भी गैस का सेम टेम्परेचर, जब आप किसी भी गैस का सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर रखोगे, तो जो अब आपस में कंबाइन होगी, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन का सेम टेम्परेचर रखा, क्लोरीन का सेम टेम्परेचर रखा, और दोनों का प्रेशर भी सेम रखा, तो ये आपस में मिलके क्या बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl गैस बनाएगी। तो इसका जो एक रेशियो निकल के आएगा ना, वो सिंपल रेशियो निकल के आएगा और फिक्स रेशियो निकल के आएगा। सिंपल ही तो है, देखो 1 रेशियो, ऐसे कभी नहीं होगा, आप मेरी बात सुनना अच्छे से, ऐसे कभी नहीं होगा 27 रेशियो, 36 रेशियो, 45 रेशियो, 90 रेशियो, ये रेशियो आपका कभी भी नहीं निकल के आएगा। इन्होंने का सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आएगा, और जो गैस आपस में मिलके कंबाइन होकर प्रोड्यूस करेगी, उनका वॉल्यूम भी सेम रहने वाला है, उनका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छे से देखो, मतलब 1:1:2 रेशियो, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको देखोगे N2 वाली गैस को, चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH3, नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। हमेशा बैलेंस कर लेना, और बैलेंस आप 10th क्लास से सीख के आए हो, आई जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आते तो मेरे को कमेंट में बता देना, उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। तो नाइट्रोजन हमारे पास में, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन है 2 × 3 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 3 कर दो, तो हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, ये हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। तो अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो 1:3:2, तो इसका भी जब देखोगे तो फिक्स और एक सिंपल रेशियो निकल के आया, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया। कहने का मतलब ये कि कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ भी किचपिचा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल रेशियो निकल गया, और सिंपल एकदम फिक्स वॉल्यूम में बनेगी गैसेस। एक मैंने ये एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन 100 ml लिया,
ऑक्सीजन 50 ml लिए तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो 100 ml मिलेगी, यानी 100 अब आपको ये तो आपस में मिलके 150 हो जाना चाहिए था, यही हमने फिक्स रेशियो में पढ़ा है। लेकिन जब आप इसका रेशियो देखोगे तो 1 रेशियो बैलेंस करना पहले तो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 लगा दी, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गई, इधर हाइड्रोजन 4। जब आप अब इसका बैलेंस रेशियो देखोगे तो 1:2 रेशियो देखो। अब देखो आप सेम 100 ml 50 ml 150 ml, यहाँ पे हम 100 ml ही करेंगे, तो इस रेशियो से आप इसका ml भी निकाल सकते हो। आज स्टॉप समझ आएगा। अब हम कुछ एक दो लॉज बचे हुए हमारे वो और देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉल कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जोहन डाल्टन ने। जोहन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी इससे पहले हम बात कर रहे थे डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कोई दो कंपाउंड उठा रहे थे, दो कंपाउंड नहीं, यहाँ पे दो कंपाउंड की बात हम यहाँ पे करेंगे, कोई एक कंपाउंड उठा रहे थे और वो एक कंपाउंड बनेगा टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलके कंबाइन होके। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होंगे टू या मोर देन टू, तो हमारा ये बनेगा कंपाउंड बनेगा। तब हम उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे कि जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो एक फिक्स रेशियो में और फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन होगा। यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम थ्योरी बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ टू एलिमेंट कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इसमें क्या लिखा है कि टू एलिमेंट कंबाइन है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, सिर्फ दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, मोर देन वन कंपाउंड। आप समझ रहे हो इस बात को कि दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे मान लो कौन से उठाए दो एलिमेंट, कार्बन को और ऑक्सीजन को उठा ले। अब इन दोनों ने क्या किया, कंबाइन किया, एक दूसरे के पास आए, कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बनाया, सीओ, जिसका नाम है, आप लिख सकते हो नाम, कार्बन मोनोक्साइड। जब भी मैं ये गैसेस वगैरह कोई सी भी एलिमेंट का नाम आता है तो मैं बताती हूँ ताकि थोड़ा आपका नॉलेज इंक्रीज हो। कार्बन मोनोक्साइड और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप जानते हैं बहुत, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छी गैस है, अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, वो टॉक्सिक होती है, हार्मफुल गैसेस होती है, जहरीली गैस होती है, टॉक्सिक मीन्स। तो इसमें है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, मोर देन टू कंपाउंड, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। हे भगवान, ये क्या लिख दी, भारी भरकम थ्योरी। भारी भरकम थ्योरी देखो ये लिखी है कि ये मैंने कार्बन लिया और यहाँ पे मैंने लिया ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मैंने लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी, कार्बन ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी, और CO2 ने मिलके सी और ओ ने मिलके CO2 भी बना दिया। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनाएंगे और दोनों आपस में मिलेंगे तो CO2 गैस भी बना देंगे। टू एलिमेंट और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन होंगे, जैसे मान लो कि एक कार्बन जुड़ा और दो ऑक्सीजन जुड़ गए, तो CO2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब आप CO का रेशियो लिखोगे तो सी का ये किसके बेसिस पे रेशियो बनाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रेशियो बनाता है अपने वेट के बेसिस पे, वेट या मास के बेसिस पे, वेट मास एक ही है, मतलब डिफरेंस होता है लेकिन यहाँ पे हम उसको एक समझ सकते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर होता है 8 लेकिन मास होता है 16। ये हो गया हमारा CO के लिए। अगर मैं बात करूँ CO2 के लिए, तो कार्बन का हमारा एटॉमिक मास कितना है, 12, और O2 है यहाँ पे, अकेले ऑक्सीजन के लिए 16 था, तो 16 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये 12 और 12 रेशियो सेम है। ये क्या कहा था, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट गिव अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। यानी 12 और 12 तो सेम है, लेकिन 16:32 करोगे, 16:32 करोगे तो हमारे पास आएगा 1:2। तो यहाँ पे क्या आ गया कि रेशियो टू वन अनदर, ये एक दूसरे के लिए सिंपलेस्ट रेशियो बना रहे हैं। इसका और इसका, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, CO एक अलग कंपाउंड, CO2 अलग कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग कंपाउंड होके भी एक तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो बना रहे हैं। अच्छा एक एग्जांपल और, मोर देन वन एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूँ, A और B, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों साथ में मिलेंगे तो ये H2O भी बनाएंगे, वाटर भी बनाएंगे, और ये है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप इसका नाम लिख सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये वाटर आपको पता ही है। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम इसका मास यूज करेंगे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 तो यहाँ पे इसका मास होगा 16। अगर इसकी बात करूँ तो 2 रेशियो, ऑक्सीजन ए का 16 है और 2 है तो 32, तो ये तो हो गया सिंपल रेशियो, एक दूसरे के लिए सेम सेम। अगर 16:32 की वापस हम बात करें तो हमारे लिए वापस भी आ जाएगा 1:2। कहने का मतलब यही है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और उन दोनों कंपाउंड का एक दूसरे के लिए सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो एक ही होता है। मैं उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी कि आपको ये कुछ लॉज है समझ आए होंगे। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और जो नीट जेई की बच्चे तैयारी करते हैं उनके भी इनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये लॉज के बेसिस पे। और रही बात की इनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, या तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे या हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, और एग्जैक्ट वो हाई लेवल पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। सो अब हम मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, उस न्यूमेरिकल का हम डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल क्या देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप। जो ब्रोमीन है उसका सिंबल होता है Br, और ब्रोमीन आइसोटोप का मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, यानी हमें 2 ब्रोमीन दिए होंगे। एक ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक मास है 79, और दूसरा ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक मास है 81। 79 और 81 मास, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जो ये Br 79 जिसका एटॉमिक मास है ना, ये नेचर में एग्जिस्ट कितना करता है, ये करता है 49.7%, और जो 81 वाला है ये करता है 50.3%, यानी ये 49% एग्जिस्ट करता है और ये 50% एग्जिस्ट करता है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे स्वरूप, हम ये करेंगे कि 79 कितने परसेंट एग्जिस्ट करता कर रहा है, ये हमारा 49.7, ठीक है। अगर मैं हमें एवरेज एटॉमिक मास से एवरेज निकालना है इसका, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूं, और प्लस में मेरे को और क्या करना है, 81 का भी निकालना है। तो 81 हो गया इसका एटॉमिक मास, और कितना नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है 50.3, और मैं क्यों ना डिवाइड कर दूं 100 से। अब जब मैं इसको ऑल टोटली सोल्व करूंगी, मैं जब इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास ओवरऑल आंसर आएगा। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो सकता है, अब खुद एक बार सॉल्व करके देख लेना, बट मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ सकता है 80, ठीक है, 80 म्यू, जिसको अब मैंने ये यू क्या लगाया है, इस यू का मतलब है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। जब हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसका ये ऐसा यूनिट होती है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। ये हमारा एक न्यूमेरिकल। अच्छा, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हम और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। जो क्लोरीन होता है उसके भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक मास होता है 35, और एक का एटॉमिक मास होता है 37। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक नंबर निकालना है, तो 35 अब आपको पता है ये एटॉमिक नंबर है, ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट कितने परसेंट करता है, ये हमारे नेचर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ये करता है 75%, और ये करता है 25%। यानी जिसका एटॉमिक नंबर 35 है ना, वो 75% हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 35 मल्टीप्लाई 75 बाय 100 एवरेज निकालना है, प्लस इसमें 37 मल्टीप्लाई 25 बाय 100। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 35 मल्टीप्लाई 7, 37 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल सकता है, ये आप मेरे को करके दिखाना। एवरेज एटॉमिक मास, इसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास, पूरा लिख लो, एवरेज एटॉमिक, एवरेज, ये आप सोल्व करना, और इसके ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारी यू। म्यू भी बोलते हैं, वैसे म्यू बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि म्यू फिर वो हमने जो सेकंड चैप्टर में म्यू म्यू यूज कर रहे थे उसमें कंफ्यूज हो गया, उसको यू बोलते हैं ना, यूनिफाइड मास। और इसका मेरे को सॉल्व करके दिखाना। अच्छा, अब हम बात करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा
कुछ बेसिक टर्म्स समझाना चाहूंगी। न्यूमेरिकल नहीं बताते ना, 100 था, 80 एवरेज एटॉमिक मास। अब हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होगा, मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और ये सिर्फ सादा पानी था, सिर्फ सादा डाइल्यूट वाटर था, इसके अंदर कुछ भी मिलाया नहीं आपने। अगर मैं इस पानी के अंदर एक चम्मच चीनी मिला दूं तो ये क्या बन गया? पानी का और चीनी का एक तरीके का मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? एक तरीके का मिक्सचर बन गया। तो अगर ये मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब हो गया मैम? इसका मतलब ये है कि जब मैं अगर एक गिलास पानी के अंदर, ये बहुत बेसिक सी चीजें आप छोटे क्लास वापस पढ़ के आए हो, अगर मैं इसे एक गिलास पानी के अंदर चीनी मिला दूं, अगर मैं एक गिलास पानी के अंदर चीनी मिला दूं तो ये चीनी पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, अपने आप नहीं होगी, आपको चम्मच से हिला के करना पड़ेगा। तो ये चीनी क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। यानी होमो का, अब आप कहोगे होमो सेम, हम होमोजेनियस क्यों पढ़ रहे हैं सेम? इसका मतलब है कि जब पानी के अंदर चीनी मिलाओगे ना तो हमें चीनी के दाने और पानी हमें अलग अलग नहीं दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ पानी है, क्योंकि हमने चीनी को पूरी तरीके से उसके अंदर घोल दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो एक तरीके का मिक्सचर बन गया। और मिक्सचर बना भी तो कौन सा बना? होमोजेनियस मिक्सचर, यानी सेम बन गया। अगर मैं यही एक गिलास पानी के अंदर सैंड डाल दूं, सैंड यानी मिट्टी, या फिर मैं डाल दूं पत्थर, स्टोन, या फिर मैं डाल दूं ऑयल, तो अगर आप सैंड मिट्टी डालोगे गिलास पानी के अंदर तो वो मिट्टी ना उस पानी के नीचे जम जाएगी, अगर पत्थर डालोगे तो पानी के नीचे पत्थर जम जाएगा। आपने छोटी क्लास में एक स्टोरी पढ़ी होगी, परफेक्ट एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक स्टोरी पढ़ी होगी, थर्स्टी करो, एक प्यासा कौवा। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि वो कौवा होता है, बहुत प्यासा होता है, उसको एक घड़ा दिखाई देता है, मटका दिखा, पानी का कुछ भी दिखाई देता है, उसके अंदर पानी कम होता है और उसकी चोट उसके अंदर नहीं जा पाती, इतना कम होता है। तो वो क्या करता है? दिमाग चलाता है, वो उस घड़े के अंदर कुछ पत्थर डालता है, छोटे छोटे स्टोन्स डालता है। अब वो स्टोन्स क्यों डालता है? कि स्टोन में डालूंगा तो स्टोन पानी के अंदर डिजोल्व होंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, स्टोन पानी के नीचे जाके बैठ जाएंगे। स्टोन जब पानी के नीचे बैठ जाएंगे तो नीचे जाने से पानी का जो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा तो वो पानी को आराम से अच्छे से पी लेगा। तो ये मेरे दिमाग में आया एग्जाम्पल, तो मैंने सोचा बताऊं। तो इसीलिए उसने ये योजना बनी। अगर आपको उस टाइम नहीं समझ आया कि उसने ऐसा प्लान क्यों बनाया, ऐसी योजना क्यों बनाई, इसीलिए बनाई। मिट्टी को जब आप डालोगे तो नीचे जम जाएगी, लेकिन ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है हेट्रो में, कि अगर मैं एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दो, कुछ ड्रॉप्स डाल दो ऑयल के, तो वो ऑयल की ड्रॉप्स हमें पानी के ऊपर बीच में से दिखेगी कि ये पानी अलग है, ड्रॉप्स अलग, यानी अलग अलग दिखेगा। अच्छा, एक चीज और, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयंस और कंपाउंड्स। एटम क्या होता है? पहली बात तो एटम जैसे कोई भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो छोटे छोटे एटम यानी छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे परमाणु से, छोटे छोटे एलिमेंट्स, एटम से मिलकर बना है, ये होता है हमारा एटम। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट आपने थर्ड चैप्टर में अलग अलग वर्ड सुने होंगे, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सो ऑन, 118 तक, 118 तक, 118 एलिमेंट तक सारे क्या हमारे एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट जैसे H प्लस H आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। अगर ये हीलियम, सॉरी, अगर ये आपस में मिलके O प्लस O, O2 बना ले, अगर ये आपस में मिलके N प्लस N, N2 बना ले, अगर ये आपस में मिलके फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन, F2 बना ले, तो इसका मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जब अकेला था, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये O अकेला है, मान लो ये O अकेला है, तो ये क्या एलिमेंट है? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये क्या एलिमेंट है? जब लेकिन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। इन सबको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? याद रखेंगे। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि हमारी तीसरी टर्म। अगर मैं बात करूँ आयंस की, आयंस का मतलब होता है कि उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाना, जैसे मान लो N2,
इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, O2 इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इसका मतलब है आयन का मतलब होता है कि अब उस पर कोई ना कोई चार्ज आ गया है, या तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। जो ये इलेक्ट्रॉन दिया ये मैं ऑलरेडी थर्ड फोर्थ चैप्टर में बता चुकी हूँ। हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर कोई बच्चा वो चैप्टर नहीं पढ़ के आया अभी तक, और फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे सीधा, उसको नहीं पता, तो आप आयन से सीधा इतना समझ सकते हो कि किसी भी एलिमेंट पे चार्ज है। अब वो चार्ज क्यों होता है, आप एक बार इतना दिमाग में रखो कि हमारे आगे वाले चैप्टर हमें समझाएंगे कि चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इसी एक चैप्टर में हम सब नहीं समझ सकते। ये होता है आयंस, हमारा फोर्थ भी कंसेप्ट क्लियर। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, जब डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं हमारा कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन, दोनों मिलके H2O बना देंगे। अगर मैं बात करूँ एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NO CO बना देंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो हमारा बनाते हैं कंपाउंड। ये थी कुछ बेसिक बातें। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप हाई लेवल की भी कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको पूछे जा सकते हैं, और मोल कंसेप्ट के बारे में।